तो मैंने बच्चों को बोला कि लोग कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 4-5 साल बाद भी यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब मैंने लाइफ में कुछ तारे जमी पर का आमिर खान या थ्री इडियट का वायरस। दी एप्पल सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एवरीबॉडी इज विजिटिंग, आपको पता है, सब जाते हैं नीम करोली बाबा जी के आश्रम में। तो क्या लाइफ का पर्पस यही है कि हम दिन रात पढ़ाई करें, फिर आईआईटी ज्वाइन करें, फिर एक बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बने, देन अच्छी कंपनीज में जॉब करें, देन बूढ़े हो जाए और मर जाए। देन वहाँ पे एक स्टूडेंट मेरे पास आता है एंड ही वाज लाइक, वो क्लास में था मेरे, बट जैसे मैंने आपको बोला ना अभी ये शुरू होगा ट्रेंड आगे, तो बच्चा आता नहीं था वो स्कूल, वो अपनी तैयारी करता था। तो सारे बच्चे 11th की तैयारी कर रहे थे, वो 12th की तैयारी करता था। हमारा राउंड है सर, वो है रैपिड फायर। और इसमें आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उनका आंसर आपको 1 वर्ड में देना है और जल्दी जल्दी से देना है। तो जो पहला सवाल आपके लिए है वो है मस्ट रीड बुक फॉर द स्टूडेंट। आई थिंक मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा पर्सनली, क्योंकि आप रीडिंग के लिए बोलो तो आई थिंक ये बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे बच्चे अभी वो तो समझ ही रहे हैं लाइफ को। तो आई थिंक द फर्स्ट वन इज मैन सर्च फॉर मीनिंग। मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ। आई थिंक मे बी टाइटल में थोड़ा उतने से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा विदाई में, बट ये आपको मिल जाएगा, मैन सर्च फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, इस तरीके से। विक्टर ई फ्रैंकल की बुक है ये। ही वाज अ होलोकॉस्ट सर्वाइवर ड्यूरिंग द नाज़ीज एंड ऑल दैट टाइम जो पास्ट का है। एंड सेकेंडली आई थिंक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। तो ये थोड़ा आपको ना थोड़ा दोनों चीज, आप एक्चुअली ये दोनों बुक बड़ी ही ऑपोजिट तरीके से काम करती है। द फर्स्ट वन इज रियल लाइफ कैसे जी जा रही है, सिचुएशंस क्या है लाइफ की, असलियत में जो आप सामने देख रहे हो लाइफ को, प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ है। और जो सेकंड बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो आपको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बताएगा लाइफ का, जो दिख नहीं रहा है। फर्स्ट वाला तो आपको जो दिख रहा है, लाइफ की हार्डशिप्स हैं, जो लाइफ की चैलेंजेस हैं, उनको कैसे हैंडल, कैसे टैकल किया जाता है वो। एंड सेकंड वाले में आप अबाउट लाइफ। ओके, आई थिंक वेरी सॉरी रैपिड फायर थोड़ा लंबा हो गया, बट इट नीड्स एक्सप्लेनेशन। मस्ट वॉच मूवी। मूवीज तो बहुत सारी, बट आई थिंक दिस वन, आई थिंक सब वही बोलते हैं, 3 इडियट्स इज अ वेरी गुड मूवी। उसमें कुछ चीजें मतलब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही घुमा फिरा के दिखाया, बट बेसिकली वही दिखाया कि यू हैव टू डू द थिंग्स दैट यू लव। जब उसको करोगे देन इट बिकम्स, वो बोलता है ना, मैं इसलिए इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरा पैशन इंजीनियरिंग है। सो दैट इज हाउ। तो आपका जो पैशन है ना, आपको पता चल जाता है। आपको जब 12th तक होते हो ना, आपको 9 to 12 की 4 साल में आपको अंदाज आ जाता है लगभग, फिर भी आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे आपका क्या पैशन है। दैट इज 3 इडियट्स, आई वुड गो फॉर दैट। हैव यू एवर फेल्ट गिल्ट आफ्टर पनिशिंग अ स्टूडेंट? हाँ, होता है ना कभी कभी, बाय मिस्टेक, जैसे कोई बच्चा गलती से पिटाई हो गई तो इट हैपेंस, या होता है। एक्सीडेंटल टीचर और टीचर बाय चॉइस? An accidental teacher who later choose to be a teacher for student, enthusiastically. Engineer, a teacher or a singer? For me, yeah, I would say a teacher who engineers students well through music. अगर आप टाइम में पहले ट्रैवल कर पाएं तो आप किस साइंटिस्ट से मिलना चाहेंगे? साइंटिस्ट अगर मैं ट्रैवल करना चाहूँ, I would love to meet, not sure, maybe I will want to meet Nikola Tesla. Correct. Weirdest question asked by any student? There are many, बहुत सारे बच्चे कुछ भी पूछते हैं, बट लाइक मोस्टली बच्चे, हाँ, जो टाइम ट्रैवलर बोले ना, टाइम ट्रैवलिंग में इस क्वेश्चन पूछते हैं, पॉसिबल है, कैसे हुआ, क्या होगा। अरे तो अब हम भी उतना आइडिया नहीं होता, बट हाँ, दिस इज अ वेड तो नहीं बोलेंगे, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट वेड इसलिए क्योंकि उसका जवाब नहीं है ना, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट एग्जैक्टली। तो दिस इज हाउ इट इज। फिजिक्स जो है फंडामेंटल स्टडी है, तो अगर आप यूनिवर्स के कोई फंडामेंटल लॉ बनना चाहें तो आप क्या बनना चाहेंगे? ओके, फॉर यूनिवर्स, हाँ, आई थिंक द ब्लैक होल सिंगुलैरिटी, वो मेरा बहुत फेवरेट है कि ब्लैक होल वर्क्स एज अ सिंगुलैरिटी, कि उस पॉइंट पे जाके सब कन्वर्ज हो जाता है, सब चले जाता है। सो दैट इज, आई वुड लाइक टू बिकम अ ब्लैक होल, लाइक सिंगुलैरिटी ऑफ दैट, कि उसमें जाना है। डिफाइन अ टीचर इन 1 word? टीचर, the one who nurtures students in a positive way, that is a teacher. Okay. Toughest topic to explain? Toughest topic, I think waves and its oscillations, that is what it is. Tough इसलिए क्योंकि उसमें equations बहुत ही अलग है, तो even teachers get confused sometimes, तो बच्चों के लिए ये तो लास्ट में छूट ही जाता है, लास्ट चैप्टर में वो सबसे छूट जाता है। आपने तारे जमी पर की बात करी, नहीं आपने 3 इडियट की बात करी, तो एक क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि तारे जमी पर का आमिर खान या 3 इडियट का वायरस? ना, वो तो आई थिंक आमिर खान इन तारे जमीन पर इज फार मोर बेटर।
क्योंकि वो समझ रहा है कि प्रॉब्लम क्या है बच्चे में, रादर देन वायरस वो समझ नहीं रहा है उसको बोलना है कि ये करना है। तो दैट इज हाउ सो बिकॉज पहले बच्चे को समझना जरूरी है कि उसको क्या चाहिए, देन यू डिलीवर, रादर देन वायरस इज लाइक इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज अप्रोच कि आपको यही करना है। दैट इज द डिफरेंस। एक चीज ये भी देखी जाती है कि सर अगर मैं आध्यात्मिक धर्म की बात करूं और रिलीजन की बात करूं, तो रिलीजन और साइंस के बीच में हमेशा एक द्वंद्व बना हुआ है। वो आपस में एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे समाज में दिखाए जाते हैं। तो आपके हिसाब से जो रिलीजन है और जो साइंस है वो एक दूसरे के पूरक हैं या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? मेरे हिसाब से पूरक है। अभी होता क्या है, आई थिंक हमारे क्लोज का इंसिडेंट है, आई थिंक यू नो नीम करोली का, आप जानते हैं नीम करोली जी महाराज। तो उनके जो शिष्य हैं, इफ यू सी दे आर लाइक हाईली क्वालिफाइड, वेरी साइंटिफिक इन अप्रोच, लाइफ जीने वाले लोग हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल? वो इसीलिए क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन इट हैज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, उसका अलग ही एक आप कह सकते हो कि एक अलग ही उसका एक बॉक्स है, बहुत ही डाइवर्स और बड़ा। और बीइंग अ साइंस टीचर या बीइंग अ साइंस स्टूडेंट उसका एक अलग है। और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट तब करेंगे जब आप एक चीज में मास्टरी करके दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास दोनों आधे आधे हैं तो यू विल बी इन ट्रबल। तो ऐसे लोग जो हाईली सक्सेसफुल हैं साइंस के फील्ड में, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो जब अपने आप को एक जगह पे स्टैब्लिश करते हैं, देन व्हेन दे सर्च फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, देन रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी कम्स इनटू इट। तो ये तो अगर ये बचपन से बच्चों में फ्यूज हो जाए तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल कि वो दोनों को पैरेलल लेके चले। तो दिस इज हाउ इट कैन बी डन। एंड स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी डाइवर्स, बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, नीम करोली बाबा जी, ही वाज अ वेरी गुड स्पिरिचुअल टीचर, है ना, ही वाज वेरी रिलीजियस, वेरी गुड इन हिज लाइफ। और उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल साइंस बेस्ड, सारे साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, हार्वर्ड प्रोफेसर्स, एंड लाइक इवन द एप्पल सीईओ मार्क जुकरबर्ग, एवरीबॉडी इज विजिटिंग। आपको पता है, सब जानते हैं नीम करोली बाबा जी के आश्रम। सो दिस इज हाउ। एक चीज ये भी देखी जाती है सर कि जो रिलीजियस बुक्स हैं हमारी, चाहे मैं हिंदू धर्म की कहूँ, क्रिश्चियनिटी की कहूँ, या सिखिज्म की कहूँ, या फिर जो बाकी के अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं, तो एक चीज देखी जाती है जो भी साइंटिस्ट की डिस्कवरीज हैं, जो भी वो इनोवेशन महसूस कर रहे हैं, ये उनको ये बोलकर कम कर दिया जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से था। चाहे मैं ग्रेविटेशन की बात करूं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह किसी भी चीज की बात करूं, तो ये बोल दिया जाता है कि हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से था। तो ये कहना कितना सही है? क्योंकि अगर हम एस सी वर्मा जी की बात सुने तो वो कहते हैं हाँ, उसके आपको इनिशियल फेज जरूर दिखाए जा सकते हैं। जैसे ग्रेविटेशन की बात मैं करूं, आपको ये जरूर बोला जा सकता है कि हर किसी ये यूनिवर्स में जो भी दो चीजें हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके आगे का जो काम है वो साइंटिस्ट का बहुत वास्ट है। अगर हम ग्रेविटेशन के ऊपर न्यूटन का काम देखें तो वो बहुत ही वास्ट काम है। तो क्या हम ये कहकर कि ये सारी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से थी, साइंटिस्ट के काम को कम कर रहे हैं, कम दिखा रहे हैं? मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट को देखो, साइंस का एक अलग, मैंने आपको बोला ना, साइंस और रिलीजन दोनों बहुत अलग चीज है, पैरेलल चलते हैं, कन्वर्ज भी होते हैं अगर आप उस लेवल में पहुंच जाए। फॉर एग्जांपल, कल मैंने आपको बताया ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, जब वो हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब वो फिर लाइफ को फिर से देखना शुरू करते हैं दोबारा से। इवन आइंस्टाइन इन हिज डेथ बेड, जब वो ही वाज डाइंग, तो उन्होंने कहा कि देयर इज अ वर्ड, आई एम नॉट श्योर वेदर इज करेक्ट और नॉट, कि आई वुड हैव लाइक, मैं अपनी लाइफ को कुछ और तरीके से भी देखा जा सकता था, मैंने जो लाइफ जी है। तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस साइंस इज नॉट इनफ, आप समझ गए ना। तो उसी हिसाब से जो हमारे रिलीजियस टेक्स्ट हैं, अक्सर मैंने देखा है मैक्सिमम रिलीजियस टेक्स्ट में, अलग अलग रिलीजन्स में साइंस की चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि उस समय के लोग भी दे वर हाईली इंटेलिजेंट। अब हमारे पास, हमारा आप कहेंगे दुर्भाग्य ये कि उस टाइम की चीजें एग्जैक्टली हमारे पास नहीं है, क्योंकि हजारों साल चले गए। आपको उस टाइम का बिल्कुल नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसे रहा होगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखो, अभी इंडिया में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, टेम्पल्स हैं ऐसे पुराने पुराने, जिनको देख के वी वोंट बिलीव कि कैसे बनाया होगा। इवन इजिप्ट में भी आप देखते हो, देयर आर पिरामिड्स एंड ऑल। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग चीजें मिलती हैं, जो कि आजकल के इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स के लिए भी दे आर लाइक, दे क्वेश्चन ऑन इट कि हाउ इज दैट पॉसिबल। तो उस हिसाब से देयर आर सम नॉलेज इन द रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज वेरी गुड। एंड जो साइंटिस्ट है उसको वो एग्जैक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं टू बी मोर एफिशिएंट वे, समझाने के तरीके से। जैसे बच्चे को अगर समझना है कि कैसे ग्रेविटी काम करती है, कैसे प्लैनेट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो उनको काफी चीजें तो मिल जाएंगी रिलीजियस टेक्स्ट में, लेकिन उसके बाद का एक्स्ट्रा जो उनको चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो चीजें नहीं मिलेंगी। अब जैसे हम कहते हैं कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, ये चीजें,
तो इनकी कुछ चीजें आपको मिल सकती हैं टेक्स्ट में, जैसे ब्रह्मांड है, कितने तरीके के ब्रह्मांड है, ये चीजें इस तरीके की चीजें हैं, कहीं कहीं पर है, बिल्कुल है, अवेलेबल है। बट वो उसको आप समझोगे कैसे, उसको समझोगे कैसे, जब आप प्रैक्टिकली उसको देखोगे, विजुअलाइजेशन के थ्रू देखोगे, साइंटिस्ट के एक्सप्लेनेशन के देखोगे। तो साइंटिस्ट आर जस्ट वो कॉन्सेप्ट्स को डाइवर्सिफाई करके और उसमें कुछ नई चीज ऐड ऑन करके चल रहे हैं। सो दिस इज हाउ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। तो आई थिंक बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंसिडेंट सर आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, आपने देखा होगा महाकुंभ में आईआईटी बाबा। करेक्ट। तो वो कहते हैं कि पढ़ लोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, नॉलेज गेट कर लोगे, लास्ट में कहाँ जाओगे, यहीं आओगे। तो क्या जो एजुकेशन है उसका लास्ट स्टेप स्पिरिचुअलिटी है? आई वोंट से इट्स लास्ट स्टेप, बट मैक्सिमम आप, जैसा कि वो आईआईटी बाबा जो बोल रहे थे, मैं पर्सनली तो उनको जानता नहीं, बट वो एक बात जो उन्होंने कही है कि लास्ट में यहाँ आओगे, उसका मीनिंग यही है कि लास्ट में आपको स्पिरिचुअलिटी पे आना ही पड़ेगा। आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना पड़ेगा इज नॉट इज सेकेंडरी, आना चाहिए, वो हर किसी को आना चाहिए, आना पड़ेगा। कोई वहाँ पे नेसेसरी इन्फोर्समेंट नहीं है कि आपको करना ही करना है, आना चाहिए सबको, वो जरूरी है। क्योंकि आप, मैंने फिर से वही रिपीट करूंगा कि लोग हाई लेवल पे पहुंचने के बाद उनको फिर एक वैक्यूम फील होता है कि कुछ चीज मिस हो रही, मीनिंग ऑफ लाइफ जैसे मैं बोला ना, उसका एक वैक्यूम फील होता है। तो वो आई थिंक ही इज करेक्ट इन वन सेंस कि आप कितना भी क्वालिफाई हो, कुछ भी करो, लाइफ को प्रैक्टिकली कितना भी जी लो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे सोचना पड़ेगा कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि लाइफ का पर्पस क्या है। क्या लाइफ का पर्पस यही है कि हम दिन रात पढ़ाई करें, फिर आईआईटी ज्वाइन करें, फिर एक बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बने, देन अच्छी कंपनीज में जॉब करें, देन बूढ़े हो जाए और मर जाए, देन इट्स जस्ट लाइक अ लूप ना। क्योंकि ऐसा पहले भी हो रहा है और ऐसे होते हुए चले जाएगा। क्योंकि आईआईटी में ऐसा तो नहीं कि ये फर्स्ट बैच है, आईआईटी में तो ये पता नहीं कौन सा बैच चल रहा होगा, कितने सालों से आईआईटी है, कितने सारे बच्चे पास आउट कर गए, साइंटिस्ट बन गए, बड़ी बड़ी जगह पोस्ट जॉब कर ली, रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, दे डाइड। बट वो लूप अभी भी चल रहा है, वो विशियस सर्कल अभी भी चल ही रहा है वो सब। तो उसके बीच में क्या, उसके बीच में क्या है? स्पिरिचुअलिटी। वो ये आप कहते हैं ना, रिलीजन के साथ कनेक्ट होना। तो हर रिलीजन प्रैक्टिसेस जो लोग करते हैं, एक्चुअली दे आर कनेक्टिंग यू टू दी हायर पावर, हायर कॉन्शियसनेस थ्रू दी डिफरेंट मीन्स। वो सब अलग अलग तरीके से अपने आप करते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। सो यस, ही इज करेक्ट इन वन सेंस। उनका जो कन्वे करने का तरीका है वो थोड़ा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो सीधे बोल रहे हैं कि आना यहीं पड़ेगा, वो है, लेकिन आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हो। बट इट इज लाइक दैट कि आप पढ़ाई के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी को भी प्रैक्टिस करिए। बेस्ट वे जो गौतम बुद्धा ने बताया है, मेडिटेट, आप ध्यान करो, बैठो, और वही सारे गुरुज बताते हैं। कोई कहता है आप भक्ति करो, आप ध्यान करो, और वो सारे रिलीजन में यही तो है। आप किसी भी रिलीजन को प्रॉपरली आप देख लो, तो उसका जो कोर है, अगर आप उसकी वैल्यूज को छोड़ दो, हर रिलीजन की अपनी अपनी वैल्यूज हैं, किसी को पसंद नहीं आती, किसी को नहीं आती, लेकिन उसका जो कोर है वो है कनेक्शन विद गॉड एट द एंड। मींस कनेक्शन विद गॉड का मींस है हायर पावर या हायर कॉन्शियसनेस जो है। सो दैट इज द थिंग। अकॉर्डिंग टू यू सर, गॉड क्या है, भगवान क्या है? जैसे कई लोग कहते हैं कि वो एक एनर्जाइज पार्टिकल है जिनके अंदर ज्यादा एनर्जी है, और जो हम सोचते हैं वो वैसा ही शेप ले लेता है। तो क्या आपको जो भगवान है इसी तरीके से दिखाई देते हैं, या आपको कुछ और तरीके से आपसे देखते हैं? लुक फॉर मी, अगर मैं बोलूँ मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, तो मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, क्योंकि ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता है। फिर सच बोले तो हम टाइम नहीं निकाल पाते, हम इधर उधर फालतू बिजी हो जाते हैं। बट फॉर मी द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, लाइक इवन अब अगर आपको बॉडी को देखो, मैंने एक बार बहुत पहले सोचा था ये, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो कोई मुझसे पूछे तो मैं इस तरह से बताऊंगा। एक्चुअली अगर आप हमारी बॉडी को देखते हो, इट इज मेड अप ऑफ, लाइक एट द एंड सेल्स है ना, और सेल्स के अंदर क्या है? प्रोटीन है, फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं। अगर आपको ब्रेक करोगे तो एटम्स निकलेंगे ना, हाइड्रोजन, कार्बन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कंबाइन होकर प्रोटीन्स बनाते हैं, अमीनो एसिड्स वगैरह। तो आप देखोगे तो एट द एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें, और कुछ भी अगर आप ह्यूमन बॉडी को बहुत ही फिल्टर कर दोगे, हाईली फिल्टर कर दोगे, बहुत ही डाउन पार्ट में बहुत ही स्कैटर कर दोगे, बहुत ही मिनियन पीस, लास्ट में एटम्स ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। फंडामेंटल पार्टिकल ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? ह्यूमन बॉडी इज लाइक, सबसे मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी में होता है ऑक्सीजन। हमारी बॉडी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये तीन मेन एलिमेंट से बनी है। उसके बाद आपके पास अदर एलिमेंट्स आते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, देन कैल्शियम, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब आती रहती है, मैग्नीज एंड ऑल। तो लास्ट में आपकी बॉडी क्या है? दे आर लाइक दीज स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है लास्ट में। और आपको पता है हर एटम मॉलिक्यूल की अपनी वाइब्रेशन करता है, वो फ्रीक्वेंसी होती है अपने हिसाब से, इट वाइब्रेट्स। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं टीचर्स कि एवरी एटम they have electrons, protons, neutrons and electrons revolve around। फिजिक्स में भी है ये। तो आप एक पत्थर को देखो, स्टोन को देखो,
स्टोन क्या है, अगर आप उसको तोड़ोगे तो स्टोन में क्या क्या है, एटम्स ही है। एटम्स ही कुल मिला के स्टोन भी वही है जो हम है, बट ये कि हमारे पास एक ब्रेन है जो सोचता है, एक कॉन्शियसनेस है। तो ऐसा नहीं कि स्टोन इज डिफरेंट फ्रॉम अस। अगर आप स्टोन के पीस कर दोगे, उसको छोटे फ्रैगमेंट्स में लाओगे तो एटम्स मिलेंगे, हमारी बॉडी को फ्रैगमेंट्स कर दोगे तो एटम, वो दोनों सेम ही होगा। जो स्टोन के अंदर है वही हमारे अंदर भी है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, या उसमें सिलिका, कुछ भी हो सकता है जो उसके कंपोनेंट्स हैं। तो एट द एंड गॉड फॉर मी इज लाइक, जो जो परमात्मा आप पूछना चाह रहे हो, गॉड इज व्हाट वी हैव मेड इनसाइड। हमारे अंदर जो एक कॉन्शियसनेस है जो हमें सही गलत अच्छा बुरा जो बताती है, वो चीज है। तो उसी को हम एक गॉडलीनेस क्वालिटी बोल देते हैं। कोई अच्छा है तो उसके अंदर से अच्छी आपको फीलिंग्स आती है, वाइब्स अच्छी आती हैं लाइक गॉड। और कुछ लोग जो नेगेटिव हो जाते हैं तो लाइक वो बोलते हैं ना, उसके अंदर शैतान का कुछ चले जाता है हिसाब का, या शैतान कुछ इस तरीके से। तो मेनली इट्स ऑल अबाउट हाउ वी अप्रोच टू लाइफ। तो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, तो अगर हमारी अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी मैचिंग है, तो वी आर जस्ट लाइक गॉड टू ईच अदर। अगर आप कहीं पे आपका एक्सीडेंट हुआ, आप गिर रहे हो, यू आर डाइंग, इफ आई से यू एट द टाइम आई एम गॉड फॉर यू, उस समय के लिए अगर आप मान सकते हो इस बेसिक लेवल। तो गॉड फॉर मी इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, और लाइक इट्स अ वेरी हायर, बहुत ही हायर कॉन्सेप्ट है। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं, बट मुझे ये लगता है कि ह्यूमैनिटी जो वाला सिस्टम है दैट इज करेक्ट। तो दैट इज हाउ इट इज। जो पुराने टीचर्स होते हैं, आप हैं या कई आपके सीनियर्स रहे होंगे, तो वो हम जैसे जो नए टीचर्स आएंगे, या जैसे मैं हूँ, हमारी टीम है, या कोई ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं टीचिंग की, तो उनको कैसे इंस्पायर करना चाहिए सर? देयर इज ओनली वन इंस्पिरेशन, कि अगर आप एजुकेशन फील्ड में आए हो और वाकई में आप इससे प्यार करते हो, आपको लगता है कि मुझे कुछ करना है, बच्चों के लिए डिलीवर करना है, तो एंथुसियास्टिकली जाओ, बिल्कुल बहुत ही खुशी से और पैशनेटली इसको करो। और हमेशा दो चीज याद रखना, आप जब भी कुछ करोगे उसमें दो चीज इनहैंस होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। पहला, जो आपके बच्चे हैं उनका लेवल अच्छा होना चाहिए, दे शुड बी वेरी स्किलफुल, बहुत अच्छे हो जाने चाहिए, चीजों की अच्छी उनको समझ। और सेकेंडरी, आपकी पर्सनल ग्रोथ क्या हो रही है, आप पर्सनली कितना ज्यादा, जो आप एक साल पहले साइंस टीचर थे वो एक साल बाद नहीं होना चाहिए आपके पास। यू शुड बी अपग्रेड, आपको अपडेट होना पड़ेगा, अपग्रेड होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू न्यू सिस्टम, जो न्यू लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो न्यू लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स है, बच्चे किस तरीके से समझना चाहते हैं। अगर आज भी अगर आप सोचोगे कि हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाएंगे तो नहीं हो पाएगा, जो आजकल के बच्चे डिमांड कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, हर क्लास में टीचर अपना कोई भी उसको प्रोजेक्ट का कोई भी उसको लेसन लेना है तो उससे रिलेटेड टीएलएम लेके आएगा, कि टीचर लर्निंग मटेरियल की मुझे इसके थ्रू पढ़ाना है। आज मैं एयर पढ़ा रहा हूं तो पहले मैं एयर का कॉन्सेप्ट तो बता दूं, किस तरीके से लो प्रेशर, हाई प्रेशर, कैसे चीजें काम करती हैं। तो मेरे ख्याल से आपको वही करना है, आपको अपने बच्चों को बहुत ही जी जान से पढ़ाना है, जस्ट लाइक योर चाइल्ड। जैसा आपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करते हो वैसे आपको उसको पढ़ाना है फर्स्ट। और सेकेंडली, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपको खुद का अपना लेवल राइज करना है। एवरी डे यू शुड बिकम अ ब्रांड न्यू टीचर और मोर स्किल्ड टीचर, तो विच विल हेल्प यू, आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प करेगा। मुझे भी एक चीज मैं टीचर्स के लिए और बताना चाहूंगा, जो नए टीचर्स हैं, मैक्सिमम टीचर्स लोड लेते हैं कि स्कूल वाले बोल रहे हैं तो हमें करना है। आप जिस दिन ये सोचोगे ना, उस दिन आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ जाएगी। आप फिर 10 साल के बाद अपने आप को देखोगे तो यू विल बी देयर ओनली। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको खुद पे काम करते रहना है। डजंट मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन हैज, आपको क्या है, कौन से इश्यूज हैं घर में, क्या है, बहुत ही सेकेंडरी। प्राइमरी इशू कि आपके पास जो बच्चे हैं ना, दे शुड बी लाइक, जैसा आप चाहते हो कि मेरा बच्चा हो फ्यूचर में, मेरे बच्चे को टीचर पढ़ाए, वैसे उसको पढ़ाओ। और खुद पे काम करना शुरू, खुद पे खूब काम करो। मुझे बहुत ही अच्छा इंसिडेंट याद है अपना पर्सनल लाइफ का, और ये मैं अक्सर बताता हूँ। मैं स्कूल में था, तो या मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को। तो उसमें मैं जब लोकल अपना टाउन में पढ़ा रहा था यहाँ पे, तो मैं टाउन बच्चों को बोला करता कि बच्चों का एक्चुअली होता क्या है ना, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि आपने शुरू में बोला टीचिंग को उतना अच्छी तरह से नहीं देखा जाता, तो टीचर्स को बहुत ही लो वैल्यू से देखते हैं कि ठीक है तो है सर, यही तो पढ़ा रहे हैं, क्या है, इतना कुछ नहीं है। तो मैंने बच्चों को बोला कि लोग, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और मैं चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 4-5 साल बाद भी यहाँ पर हूँ तो इसका मतलब मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया। और मैंने लगा कि मार्क माई वर्ड्स, मेरे वर्ड्स आप लिख लो, अगर मैं आपको 4-5 साल भी यही दिख रहा हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया। ये किसी टीचर को डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आगे निकल गया आप पीछे रह गए। इट्स लाइक कि आपने स्किल्स पे कितना काम किया। और वो मुझे ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं भूल गया था, मुझे याद नहीं था कि मैंने ऐसे कभी क्लास में बोल दिया, उस समय बोल दिया होगा ना, बच्चे हल्ला कर रहे होंगे, बच्चे कुछ कर रहे होंगे, मैंने बोल दिया। तो उसके बाद फिर मैं सेलेक्ट हुआ, मैं बाहर चले गया, मैंने बाहर पढ़ाया, फिर मैं वापस आया तो मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे ट्यूशन में बात हुई, आपकी बात आई है, सर थे पढ़ाते थे। तो उसने बोला अरे वही वाले सर, बोले अरे वो सर तो बोलते थे कि अगर मैं 4-5 साल भी यही दिखूंगा तो फिर इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो बच्चे याद रखते हैं चीजों को,
रखते हैं। और उससे मुझे तब ये रियलाइज हुआ कि बच्चे चीजें याद भी रखते हैं जो आप बोलते हो। सेकेंडरी, वाकई में ग्रोथ अगर आपको दिखानी तो आप ऐसे ही दिखा सकते हो कि आपको अपग्रेड होना ही पड़ेगा, बार बार आपको अपग्रेड होना पड़ेगा सेल्फ में। और ये सबके लिए, और हर कोई हो सकता है, एवरी टीचर। कई टीचर नहीं हो पाते हैं, उनके सारे स्किल्स हैं, बच्चों को अच्छा डिलीवर करते हैं, खुद भी काम कर रहे हैं, बट उनमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है, वो लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते, एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाते, बोलते हैं अरे ठीक तो है, या फिर रिलैक्स कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे कोई टीचर डिमीन करने के मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ टीचर्स कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते। और फिर भी 50% से ज्यादा टीचर तो ऐसे हैं जो मेहनत करते ही सेल्फ भी करते हैं। लेकिन जहां पे जिस टीचर ने ये सोच लिया कि मैं जो भी कर रहा हूँ स्कूल के लिए कर रहा हूँ, या इससे स्कूल का फायदा होगा, वहां पे वो टीचर उसकी ग्रोथ नहीं होती, वो स्टैग्नेंट हो जाता है और वो लाइफ टाइम फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन जो टीचर ये सोच के काम करता है कि मेरे को सारा काम इन बच्चों के लिए करना है, जो बच्चे मेरे को मिले, आई हैव टू डिलीवर माई बेस्ट, आई हैव टू गिव माई बेस्ट, मेरे को इनको कुछ बनाना है जस्ट लाइक माई किड्स, और खुद पे भी काम करना है, वो टीचर हमेशा ग्रोथ करता है। चाहे वो उसी ऑर्गेनाइजेशन में हुआ, ही विल ग्रो इन पोजीशन, वो पोजीशन ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। चाहे वो चेंज करे, स्विच करे, ही विल स्टिल ग्रो, वो वहां पे स्टैग्नेंट रहेगा। लेकिन जहां पे ये भाव आ गया ना कि मैं तो किसी और के लिए काम कर रहा हूँ, वहां पे फिर देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ। आपके हिसाब से सर एक रियल एजुकेशन क्या है? एक असल मायनों में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो क्या है? हाँ, रियल एजुकेशन फॉर मी, आई थिंक एक ऐसी एजुकेशन जो, सबसे पहले तो देखो, बहुत पुरानी लाइन है और बहुत अच्छी लाइन है, एक अच्छा इंसान बने। सबसे पहले तो आपको अच्छा इंसान बनना सीखना पड़ेगा। आपको आपके अंदर अहोभाव होना चाहिए, थैंकफुल हर चीज के लिए, कि मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना कुछ किया। आजकल के बच्चे बोलते हैं आप पेरेंट्स ने क्या किया, एक समर्पण होना जरूरी है। हाँ, समर्पण। तो सबसे पहले तो ये भाव जिस बच्चे के अंदर है, निष्ठा भाव कहते हैं जिसको, श्रद्धा भाव टीचर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, सबसे पहले तो ये फर्स्ट थिंग ये होनी चाहिए। सेकेंडली, उस बच्चे की स्किल लेवल बहुत अच्छी हो जानी चाहिए रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। तो ये दो गोल होने चाहिए एजुकेशन के। पहला, बच्चे के अंदर सम्मान, समर्पण और ये सारे भाव जो जीवन में उसके काम आएंगे, चीजों को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशन को कैसे, ये चीजें सबसे पहले तो बच्चे को जीना सिखाना आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब आपके बच्चे के 98% है, उसको किसी से बात करने की तमीज नहीं है। मुझे अपना एक इंसिडेंट याद है, जब मैं एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहा था, अच्छे अबू धाबी में, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट मेरे पास आता है एंड ही वाज लाइक, वो क्लास में था मेरे, बट जैसे मैंने आपको बोला ना, अब ये शुरू होगा ट्रेंड आगे, तो बच्चा आता नहीं था वो स्कूल, वो अपनी तैयारी करता था। तो सारे बच्चे 11th की तैयारी कर रहे थे, वो 12th की तैयारी करता था, तो वो घर पे पढ़ता था, बहुत अच्छे से पढ़ता, बहुत ही अच्छा बच्चा था। एंड आई थिंक ही वाज वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट, स्कूल का टॉपर था। और उस स्कूल में कभी कभी आता था, किसी पर्पज से प्रैक्टिकल्स हो गए, उनके लिए आना पड़ता था, प्रैक्टिकल्स या कभी लैब होता था, आता था। बट ही वाज वेरी लाइक, वो टीचर्स को कुछ नहीं समझता था, ही वाज जस्ट लाइक कि क्या है, मेरे को ज्यादा आता है, मतलब मैं तो, ये 11th के टीचर है, मेरे को तो 12th का आता है, इस हिसाब से। तो मैंने उस दिन उसको बैठाया, आधे घंटे उससे बात करी, समझी, उसने मेरे से क्वेश्चन पूछे, फिर मैंने उसको आंसर और कॉन्सेप्ट समझाने शुरू करे, तो उसको तब रियलाइज हुआ कि नहीं भैया, टीचर इज टीचर। तो बच्चे के अंदर वो भाव अगर वो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि वो कैरी करता है बच्चा। फिर अगर आपको लगता है ना, एक बच्चा अपने टीचर के सामने एटीट्यूड में है, उसे लगता है कि मेरे को टीचर से ज्यादा आता है, या सब चीज है उसको अंदर होनी है, वो लाइफ में जहां भी जाएगा वहां स्ट्रगल करेगा। क्योंकि अगर लाइफ में जॉब भी करेगा तो उसको लगेगा कि मैं इनसे बेटर हूँ, इनसे बेटर हूँ, और उसमें इशू आता है क्योंकि आप बॉस से बेटर नहीं हो सकते। और जब ऐसा है तो फिर क्लैशेस होते हैं, फिर आपकी जॉब अच्छी नहीं चलती है, जॉब अच्छी नहीं चलेगी तो फिर सैलरी अच्छी नहीं होगी, तो लाइफ अच्छी नहीं होगी, फैमिली अच्छी नहीं, देन स्ट्रगल स्टार्ट्स। तो आपके अंदर अगर एक अहोभाव है, दूसरे के लिए सम्मान का भाव है, और चीजों को सीखने की बहुत क्यूरियोसिटी है, तो देन इट्स लाइक दैट। तो पहले चीज तो वही है, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए, एक अच्छी एजुकेशन के लिए ये चीज। और सेकेंडरी, आप जो भी पढ़ रहे हो, इट शुड बी वेरी स्किल और प्रैक्टिकल बेस्ड लाइफ, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ टीचर सर, आपके लिए नहीं, एक टीचर के लिए सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या होता है? रिवॉर्डिंग मोमेंट होता है कि जब आपका स्टूडेंट आपसे आगे निकल जाए, अब आपका स्टूडेंट आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, दैट्स वेरी रिवॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो हम स्कूल टाइम में एनडीए भी दिया, सीडीएस भी दिया, टू फॉर एन आर्मी ऑफिसर एंड ऑल, तो नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि आपकी अप्रोच ही नहीं थी ना। अगर मैं बोलूं कि आई वाज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि मेरे को बहुत कुछ आएगा, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मींस टीचर की रिस्पेक्ट भी करते थे, पढ़ते भी थे, और दोस्ती यारी, घूमना फिरना, मौज मस्ती भी होती थी। तो वहां पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाईली स्किल्ड स्टूडेंट नहीं थे, है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थी बचपन से, क्योंकि हम उस टाइम से हैं जिस समय पे फोन्स वगैरह, स्मार्टफोन्स जब हम थे, देयर वाज नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे हमको ग्राउंड में आना है, हमें खेलना कूदना ये सब, तो हमारी कई चीजें वैसे अच्छी थी। तो उस रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो आई थिंक मैं भूल गया क्या था क्वेश्चन। मोस्ट रिवॉर्डिंग मोमेंट। हाँ, मोस्ट रिवॉर्डिंग, तो मोस्ट रिवॉर्डिंग अभी मैं देखता हूँ हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटीज में जाते हैं, या आपके
NITs में जाते हैं या एग्जाम्स निकालते हैं, मैं CTS की बात कर रहा था, NDAs वगैरह एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि लाइक वी आर देयर ना, हम अपने को प्रोजेक्ट कर लेते हैं वहां पर कि अरे इसको हमने पढ़ाया था तो शायद हमारा कुछ काम आया हो इसके, हाँ। है ना। सो दैट इज व्हाट उसमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक इट फेल्ट वेरी वेल। इवन हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में कोई अच्छा करता है तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो दैट इज द रिवॉर्डिंग, ये सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग टीचर के लिए यही है। जैसे अगर मैं आपको इंसिडेंट बताऊं कि हम लोग जब गए थे NCSC में, तो व्हेन यू गॉट सेलेक्टेड एंड वो आपकी जब आपके ब्लेजर के लिए जब वो मेजरमेंट लेते तो मुझे बड़ा प्राउड फील, ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही ब्लेजर बन गया। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क ना, टीचर के लिए वो ये, क्योंकि टीचर सक्सेसफुल कहाँ से दिखेगा, अपने बच्चे से दिखता है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। बट उसमें भी मैं तो चैलेंज लेता हूँ बच्चों के साथ। अभी जब मैंने वजन अबू धाबी, तो बच्चे अच्छे पढ़ने में पढ़ा रहा हूँ, होता क्या है टीचिंग जॉब इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वहां पे ऐसा ही है कि इज नॉट वेल पेड, क्योंकि टीचर्स का है, और पता नहीं वो क्यों नेचुरली है, बाकी सबसे अच्छा जॉब है। देखो अच्छे टीचर नहीं होंगे तो अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते, अच्छे इंजीनियर्स नहीं हो सकते, एक अच्छी सोसाइटी नहीं हो सकती, लेकिन उस जॉब के लिए अच्छी सैलरी नहीं है। वही वाली बात है कि टीचर की गोद में ही सृजन और पलाई दोनों बनेगा। वो जो आपने बोला था चाणक्य ने कहा था सृजन और वो सब उसी में है। तो ये दुर्भाग्य ही कहेंगे इसको, अब मे भी आगे अपग्रेड हो जाए। फिर अब अगर आप देखो जिनकी सैलरीज अच्छी गवर्नमेंट टीचर्स वगैरह, तो वहाँ पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह के बच्चे नहीं है कि जो उस लेवल का काम करे। बेचारे वो ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ घर में वो काम है, बच्चे को उतना नहीं हो पाता, तो वो इश्यूज है। काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, काफी सारी चीजें सीखने को मिली और उम्मीद है कि हमारे दर्शक को भी काफी चीजें इससे लेंगे और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करेंगे। तो ये था हमारा संवाद का पहला कार्यक्रम, पहला एपिसोड। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तेजी आपका हमें समय देने के लिए और इतने अच्छे सेशन को कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू।